क्या आपकी सांस फूलती है? क्या आपके सीने में दर्द रहता है? क्या आपका वजन कम हो रहा है? क्या आप खांसते खांसते हो रहे हैं परेशान? तो हो जाइए सावधान, कहीं आपको अस्थमा तो नहीं। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो अस्थमा के रोगियों को सांस फूलने या सांस ना आने के दौरे बार बार पड़ते हैं और सर्दियों के मौसम में ये अटैक ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको यही बताएंगे कि आखिर ये होता क्यों है और इसके पीछे कारण क्या है। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, अस्थमा का रोग जो है वो आयुर्वेद में काफी अच्छी तरह से डिस्क्राइब्ड है और ज्यादातर अगर हम देखें आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज जो हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जो जिस वातावरण में हम रहते हैं, तो इसमें एक दो चीजें और नई ऐड हुई हैं, जिसमें पोल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज है। पोल्यूशन से हमारे जो डायरेक्ट फेफड़ों का कांटेक्ट रहता है, क्योंकि जो कुछ हम जो वायु अंदर से अपना इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसकी इम्यूनिटी को कमजोर करती है। आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो वात और कफ का प्रकोप जब होता है, तो कफ यानी कि बलगम जब हमारे फेफड़ों के अंदर ज्यादा हो जाती है और वात वायु उसको सुखा देती है। इसलिए आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब सर्दी पड़ने लगती है, ठंड का सीजन आता है, तो उसमें ज्यादा ये तकलीफ शुरू हो जाती है लोगों को। क्यों? क्योंकि उस समय वात जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है शरीर में हमारे, और वो ड्राइनेस जो होती है वातावरण में, बाहर भी देखते हैं आप, जो हवा चल रही है वो सूखी होती है और वो ड्राइनेस अंदर बलगम को सुखाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो हमारा भोजन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बहुत ज्यादा हम गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, बलगम बनाने वाली चीजें, दूध से बनी चीजें, मिठाइयाँ, बहुत ज्यादा डीप फ्राइड, ऑयली, ग्रीजी ऐसे भोजन हम खाते हैं, तो उससे डेफिनेटली बलगम ज्यादा बनेगी और वो हमारे फेफड़ों में जाके जमा होगी। ये एक कारण। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार भी इसमें कहा है। विरुद्ध आहार का मतलब क्या है कि जिस सीजन में आप रह रहे हैं उस सीजन के विपरीत आप भोजन खा रहे हैं या कुछ ऐसे खाने मिला रहे हैं आप आपस में जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम सर्दी के मौसम में ठंडी चीजें खा रहे हैं या फिर जो है हम ऋतुचर्या का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो ये अनेक कारण हैं जो अस्थमा को पैदा कर सकते हैं। और आजकल आपने देखा होगा आम तौर पर छोटे बच्चों में ये रोग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसका कारण है कि जो हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि जो बचपन है उसमें कफ का प्रकोप यानी कफ की अधिकता सामान्य रूप से नेचुरली होती है और बच्चों के जो लंग्स हैं वो कमजोर होते हैं, और यदि हम प्रॉपर उनकी केयर ना करें, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की हम पूरी कोशिश अगर नहीं करते हैं, तो वो ऐसे रोगों का शिकार जल्दी हो जाते हैं। उसमें अस्थमा के साथ साथ खांसी, जुकाम, सर्दी लगना, छींके आना, ये रोग भी सम्मिलित उसमें होते हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ अस्थमा जैसी बीमारी यानी दमे की बीमारी पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि सर्दियों और गर्मियों के अस्थमा अटैक में फर्क होता है। जी, क्या अंतर होता है दोनों में और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है, ये बताइए। देखो, सर्दियों में क्या होता है कि सर्दियों में स्वाभाविक रूप से ही, जैसे मैंने कहा कि ठंड की वजह से ड्राइनेस हमारी बॉडी में बढ़ती है। ड्राइनेस जो है वो उसको सुखाएगी, बलगम को सुखाएगी, तो ये ज्यादा सीरियस अटैक होता है। और बाहर का जो वातावरण है वो बल्कि ठंडा होने की वजह से बलगम और ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर प्रकोप करेगा। और जब गर्मी में अटैक आएगा तो कम से कम बाहर का वातावरण जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी अगर कोल्ड होता है तो हम कुछ गर्म चीजें लेते हैं। तो अगर गर्मी का मौसम है तो ऑलरेडी गर्मी है तो वो थोड़ा सा अटैक तो आएगा उस समय भी, लेकिन उसका जो प्रकोप होगा या उसका जो एक तरह से इंटेंसिटी होगी वो उतनी ज्यादा नहीं होती। और जहाँ तक हम कहें कि उसको रोग को ठीक करने की भी बात है, तो सर्दियों में थोड़ा कठिन होता है और गर्मियों में इजी होता है उसको ठीक करना। मतलब आप बता रहे हैं जो सर्दियों में आया हुआ अस्थमा अटैक होता है वो कहीं ना कहीं खतरनाक ज्यादा होता है आज कम्पेयर टू गर्मियों के। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, हर रोग का कोई ना कोई लक्षण होता है, तो ऐसे में हम अस्थमा को कैसे पहचान सकते हैं? लक्षणों की बात करें तो अस्थमा में मुख्य लक्षण तो यही है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसको हम श्वास कष्ट इसको आयुर्वेद में कहा गया है। सांस जब आता है तो आपको घर घर की आवाज आती है। बच्चों में देखा होगा थोड़ा पसलियां चलती हैं। खांसी होती है, खांसी जो है कभी सूखी होती है, कभी गीली बलगम वाली होती है।
छींकें भी आ सकती हैं, बुखार भी हो सकता है, छाती में दर्द होता है, पूरी बॉडी में पेन होता है। इसके अलावा जो है वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है, क्योंकि आपको सांस ऑक्सीजन अगर पूरी नहीं मिलती है तो शरीर में वीकनेस, कमजोरी भी आपको महसूस होती है। सिर भी आपका कई बार भारी हो जाता है, या कभी कभार ऐसा लगता है कि सिर पूरा खाली हो गया है, कुछ उसमें कुछ सोचने की शक्ति नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से। ये तमाम लक्षण जो है अस्थमा से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य लक्षण उसमें खांसी और सांस नहीं आना प्रॉपर, या सांस लेने में तकलीफ होना, ये उसका मुख्य लक्षण होता है। भोपाल से हमारे अगले दर्शक राम अवतार फोन पर मौजूद है, उनसे बात कर लें। जी राम अवतार जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अस्थमा में कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए? अस्थमा में प्राणायाम, देखिए पहली चीज तो ये कि प्राणायाम क्या होता है इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। प्राणायाम जो है एक बहुत ही मैं कहूँ कि एक टेक्निकल चीज है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत करने लगते हैं। अगर गलत करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव होता है। प्राणायाम जो है उसमें कई स्टेजेस होती हैं। एक आपका जो इनहेल होता है, एक उसको होल्ड करना होता है, फिर उसको एक्सहेल करना है। जैसे अनुलोम विलोम है, ये अनुलोम विलोम जो है इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे यहाँ कहा गया है। तो उसमें भी बड़ा स्पेसिफिक लिखा है कि कितनी देर तक इनहेल करना है, कितनी देर होल्ड करना है। तो मेरा आपसे निवेदन एक ये है कि आप जो है एक योगाचारी से जरूर संपर्क करें जो आपको अच्छी तरह समझाएं। जहां तक अस्थमा के रोग की बात की आपने, तो इसमें डेफिनेटली ये जो नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम जिसको हम कहते हैं, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा उज्जयी प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिसको कि थोड़ा सा हम डीप ब्रीदिंग के साथ भी जोड़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन प्राणायाम के साथ साथ आपको आयुर्वेदिक औषधियां जरूर लेनी चाहिए। कोई भी रोग हो तो उसमें रोग का उपचार, जो आयुर्वेद हमारा शास्त्र है वो रोगों के उपचार के लिए बनाया है। जो योग है, योग का मुख्य उद्देश्य वो हमारे चित्त के अंदर जो वृत्तियां हैं उसको रोकने के लिए बनाया है। चलिए अब हम बात करेंगे आहार की, जो किसी भी बीमारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ताकि आप अपने आहार का ध्यान रखें, ताकि आप जल्दी से कोप अप कर सकें। तो ऐसे में अस्थमा में आहार में आपको क्या खाना है और क्या बिल्कुल नहीं खाना है, डॉक्टर साहब अब आपको इस बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। तो खाने की बात अगर हम करें तो अस्थमा, जैसा कि मैंने कहा कि बलगम बनाने वाली चीजें आपको अवॉइड करनी है। जब आपको अगर अटैक भी आ रहा है या खांसी भी होती है या आपको अस्थमा के पेशेंट भी आप हैं, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि तली चीजें, विशेष रूप से पराठा है या कोई और कचौड़ी है या इस तरह की जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ग्रीजी कोई चीज है, मिठाइयों से भी आपको बहुत विशेष रूप से जो है परहेज करना है, क्योंकि जो मीठा हम खाते हैं वो भी अल्टीमेटली कफ को बढ़ाता है। और इसके अलावा जो है दूध से बनी चीजें, विशेष रूप से अगर जैसे कि आजकल ये तला हुआ पनीर है, या आजकल जो लोग खाते हैं चीज, ये बहुत जो है अच्छी चीज नहीं है। चीज है लेकिन अच्छी चीज नहीं है, उसको आपको समझ लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो है आपको दूध भी अगर पीना है तो उसमें से मलाई वगैरह उतार के थोड़ा उसमें दालचीनी, इलायची, अदरक ऐसी चीजें डाल के उबाल लें तो दूध पिया जा सकता है। दही बिल्कुल नहीं खाना है। मलाई, मक्खन या घी, इसको भी थोड़ा सा आपको विशेष रूप से परहेज करना है। और इसके अलावा जो है कोई भी मिल्क से बनी चीजें, मिठाइयां हैं या कोई और चीजें हैं, उनको थोड़ा विशेष रूप से परहेज करना इसमें जरूरी है। क्या खा सकते हैं? अगर अस्थमा है तो लाइट चीजें खाएं जो आराम से पचे। गर्म होना चाहिए, विशेष रूप से हल्की चीजें जैसे कि सूप आप कोई ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप, उसमें चाहें थोड़ा अदरक वगैरह डाल करके बनाएं। पतली सी खिचड़ी बना के खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, लेकिन गरम गरम होना चाहिए, उसमें ज्यादा चिकनाई का प्रयोग ना करें। और इसके अतिरिक्त जो है थोड़ा सा हम ये भी कहते हैं आपको कि जो भी खाना खाएं वो पचना चाहिए। अगर पचेगा नहीं तो उसका भी बलगम बनता है, उसका भी म्यूकस बनता है। आयुर्वेद में हम कई बार आपको समझाते हैं कि अगर भोजन पचेगा नहीं तो आम बनता है। और आम क्या है? वो चिकना पदार्थ है, वो जाकर के म्यूकस का रूप लेता है और जगह जगह जाकर के बॉडी में जम जाता है। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको उन घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अस्थमा जैसी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्थमा को लेकर आज की संजीवनी। देखिए, अस्थमा के लिए एक सबसे अच्छी चीज है अदरक। अदरक का किसी भी रूप में आप सेवन करें। अदरक का जो है आप रस निकाल करके शहद में मिला के ले लें, या सौंठ जो होती है सूखी अदरक, उसका पाउडर आप मिला करके शहद में चाट लें, या उसको गर्म पानी में उबाल करके भी आप पी सकते हैं। 1 कप पानी में थोड़ा ताजा अदरक उबाल लें अच्छी तरह से। जब उबल जाए
उसके बाद छान करके उसको ऐसे पी लीजिए और थोड़ा सा शहद मिला करके पी सकते हैं। तुलसी के पत्ते भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तुलसी के पत्ते अगर ताजा हों आपके पास, 3-4 तुलसी के पत्ते अच्छी तरह से पेस्ट बना लीजिए उसको, उसमें चाहे तो चुटकी भर थोड़ा हल्दी मिला करके और शहद में मिला करके सेवन कर लीजिए। हल्दी अच्छा काम करती है। हल्दी भी हमारी कई सारे गुण हल्दी के अंदर पाए जाते हैं, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हल्दी डायरेक्टली भी ले सकते हैं, चुटकी भर हल्दी शहद में मिला के आप ऐसे ही खा लें, या थोड़ा दूध अगर पीते हैं तो दूध में मिला करके ले लें, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इसका भी एक चूर्ण बनाया जा सकता है और इस चूर्ण में से आप जो है सुबह शाम 1-1 चम्मच, या अगर एज आपकी अभी 15 साल से कम है तो आधा चम्मच लें और शहद में मिला के भी ले सकते हैं, गर्म पानी से भी ले सकते हैं। हल्दी और सौंठ का मिक्सचर भी अच्छा रहता है, ले सकते हैं। हल्दी और सौंठ का मिक्सचर भी अच्छा रहता है, दोनों को बराबर बराबर मिला करके ये भी ले सकते हैं। और च्यवनप्राश, जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा काम करता है। जीवा से च्यवनप्राश आप मंगा लीजिए और उसका सेवन करना शुरू करिए। अगर आपको अस्थमा होने का कुछ शुरुआती लक्षण भी है तो ये इससे आपको प्रिवेंट हो जाएगा और आपके लंग्स में थोड़ी ताकत आएगी, रोग आपको नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए ऐसी कुछ सावधानियां भी हैं जिसका हम समय रहते ख्याल रखें, सावधानी बरतें और दमे जैसी बीमारी से हम अपना बचाव कर सकें? देखिए, सबसे अच्छी चीज तो सावधानी होती है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो पॉल्यूशन है अगर आपके आसपास तो थोड़ा अवॉइड करिए कि ज्यादा धुआं वगैरह है तो उसका कुछ आपको उपचार करना चाहिए। और स्मोकिंग बहुत बड़ा इसका एक कारण है। लोग पॉल्यूशन में रहते हैं दिल्ली जैसे शहर में, फिर उसके ऊपर भी सिगरेट पीते हैं। ये मेरे को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि पहले इतना धुआं अंदर जा रहा है, फिर और एक्स्ट्रा धुआं अंदर जो है लोग ले रहे हैं, या तंबाकू का सेवन करते हैं, या फिर ऐसी चीजें आप खाते हैं जो म्यूकस बनाती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। शरीर आपका है, आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। इसी के लिए हमने प्रोग्राम आपके लिए बनाया हुआ है कि आपको हम ऐसी छोटी छोटी चीजें बताएं। कभी मैंने ये भी देखा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, विशेष रूप से इमोशनल स्ट्रेस अगर हो, उसके कारण भी जो है आपके सांस पर फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा जब कभी बहुत ज्यादा तनाव होता है, आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, तो आपका सांस भी तेज तेज चलने लगता है। इसका मतलब हमारे सांस का कनेक्शन हमारे स्ट्रेस से भी है। तो स्ट्रेस को भी थोड़ा सा मैनेज करिए, रिलैक्स रहने की कोशिश करिए, थोड़ा हंसना चाहिए, थोड़ा सा जो है लाइफ को एंजॉय करो। जैसी भी है, जैसी भी आपको स्थितियां हैं, जैसी आपकी परिस्थिति है, उसमें खुश रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए। चंडीगढ़ से हमारे दर्शक अमित फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अमित, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अमित बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। जी, मेरी उम्र 28 वर्ष है। हाँ जी। सबसे ज्यादा परेशानी ये रहती है कि जब भी मैं धुएं में जाता हूँ तो अच्छा। सांस लेने में बड़ी समस्या होती है। अच्छा, ये कब से हो रही है प्रॉब्लम आपको? ये लगभग मुझे 5 साल से परेशानी बनी हुई है बराबर। अच्छा, देखिए अभी 28 साल की उम्र आपकी है, उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं है आपकी, और इस उम्र में ये तकलीफ आपको हो रही है। चंडीगढ़ में तो पॉल्यूशन उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन पॉल्यूशन तो आज मैं देखता हूँ कि भारत के हर शहर में ही है। आपको सबसे पहले अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। आयुर्वेद में हमारे यहाँ च्यवनप्राश बहुत अच्छा टॉनिक होता है फेफड़ों के लिए। आप चाहें तो चंडीगढ़ में जीवा की क्लिनिक है, वहां से जाकर आप ले आइए और 1-1 चम्मच रोज खाना शुरू कर दीजिए आप। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाते हैं उसमें देखिए बहुत ज्यादा चिकनाई वाली चीजें सेवन न करें। सौंठ बहुत अच्छा काम करती है, सौंठ का चूर्ण बना के रख लीजिए घर में, और सुबह शाम आधा चम्मच शहद में मिला करके उसको आप भोजन के पश्चात ले लीजिए। विशेष रूप से जब मौसम बदलता है, ठंड का मौसम आता है, सर्दियों का मौसम जब है, तो उस समय कोशिश करिए कि गुनगुना पानी, गर्म पानी आप पिए। उसमें भी चाहे तो थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा सौंफ, धनिया डाल करके उबाल लें उसको, और ये पानी आप गरम गरम पीते रहें। दिन भर भी उसको एक थर्मस में भर के अपने साथ ले जाइए, आप ये पीते रहिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटके और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर जल्दी से जल्दी अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे।
और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे जायफल की खूबियों के बारे में। इसलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं जायफल की खूबियों के बारे में। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, जायफल आपके सबके रसोई में रहता है। कई बार मैं देखता हूँ रखा ही रहता है, बस उसका कोई यूज आपको मालूम नहीं है। तो कभी कभार कहीं डाल देते हैं किसी मसाले में हम पीस करके उसको, लेकिन बहुत गुणकारी है। सबसे अच्छी तो क्वालिटी इसमें यह है कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर पाए जाते हैं। तो जायफल का सेवन आप अगर अपनी कुकिंग में भी करें, गरम मसालों में उसको मिक्स करके यूज करें, तो दैट इज गुड फॉर यू। दूसरा चीज जो है बहुत अच्छा काम करता है, ये हमारे पाचन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। और विशेष रूप से अगर डायरिया होता है छोटे बच्चों में, आपने देखा होगा, तो जायफल घिस करके थोड़ा उनको चटा देते हैं, उसमें रिलीफ होता है। स्किन के लिए अच्छा, एक्ने पिंपल्स अगर हो आपको, तो उसमें भी जायफल को घिस करके अपने वहां पर एक्ने के ऊपर या जो कील मुंह से निकले हैं उसके ऊपर आप लगाएं, उससे आपको फायदा होता है। नींद के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर नींद आपको रात को अच्छी नहीं आती है, 1 कप गर्म दूध लें, उसमें चुटकी भर जायफल का पाउडर मिला लें, चाहे तो थोड़ा इलायची और दालचीनी भी मिलाएं, बहुत बढ़िया नींद उससे आएगी, फर्स्ट क्लास नींद आएगी। और इसके अलावा जो है जायफल का तेल भी आपको मिलता है, और जायफल का तेल दांत के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। या दांत अगर मुंह से बदबू आपको आती है, बैड ब्रेथ आपका है, उसमें भी थोड़ा सा तेल अगर आप मसूड़ों में लगा के मसाज करेंगे तो अच्छी फ्रेग्रेंस भी है उसमें, और मसूड़ों को मजबूत भी बनाता है, दांत मजबूत भी बनाता है, दांत के दर्द को भी दूर करता है। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।